नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक संजीवनी कंप्यूटर क्लासेज में। दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठा बिफोर यू। जैसा कि आपको पता है, मैं सीपीसीटी परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चालू किया हुआ हूँ और इसी में मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की थी जिसमें मैंने महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को बताया था, समझाया था काफ़ी डिटेल में। और उसी क्रम में आज ये सेकंड वीडियो है। यह मैं यहाँ पर आज अगले 30 क्वेश्चंस को समझाने वाला हूँ जो कंप्यूटर की विभिन्न टॉपिक्स जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्क, इंटरनेट आदि से संबंधित होने वाली हैं। आप वीडियो को एंड तक देखें। यहाँ पर सभी 30 क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में समझाया गया है जो कि आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंक्लूडिंग सीपीसीटी और सीपीसीटी के अलावा भी अगर आप कोई ट्रिपल-सी का एग्जाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पर कंप्यूटर आने वाला है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, वहां से वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, एडोब फिल्म मेकर डॉक्यूमेंट इनमें से किस एक्सटेंशन का इस्तेमाल करता है। यानी कि जो एडोब का फिल्म मेकर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर होता है आपका, वो किस तरह के एक्सटेंशंस फाइल का उपयोग करता है। .fm, .afm, .fms और .fmd। तो इसका सही आंसर क्या बनने वाला है आपका? तो इसका सही आंसर बनने वाला है आपका .fm। .fm एक्सटेंशन का यूज करता है। एडोब फिल्म मेकर क्या होता है आपका? तो एडोब फिल्म मेकर एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग बड़ी और तकनीकी डॉक्यूमेंट फाइलों को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आपका वर्ड होता है, वर्ड क्या है आपका? एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए उपयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से फिल्म मेकर भी आपका एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए उपयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर होता है, बट इसका उपयोग टेक्निकल फाइलों को बनाने के लिए किया जाता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल फाइलों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जहाँ पर वर्ड उपयोग में नहीं आ पाता है वहाँ पर एडोब फिल्म मेकर का उपयोग होता है। एडोब फिल्म मेकर के अलावा एडोब के कई और भी सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं। मैंने यहाँ पर उनकी एक लिस्ट दी हुई है, आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि इनमें से जैसे अभी फिल्म मेकर में से क्वेश्चन आया है, आपको आगे इनमें से आ सकता है। जैसे एडोब फोटोशॉप है आपका, फोटो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए उपयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है। इसका एक्सटेंशन होता है .psd। एडोब का इलिस्ट्रेशन है आपका, लोगो डिजाइन और वेक्टर ग्राफिक्स के लिए उपयोग में आता है आपका। .ai इसका एक्सटेंशन होता है। एडोब इन डिजाइन करके एक होता है आपका, मैगजीन और बुक लेआउट के लिए उपयोग में आता है। INDD इंडीड करके इसका एक्सटेंशन होता है। एडोब प्रीमियर प्रो करके होता है, वीडियो एडिटिंग के लिए उपयोग में आता है आपका। PR प्रोज करके इसका एक्सटेंशन होता है। एडोब आफ्टर इफेक्ट है आपका, एनिमेशन और VFX के लिए उपयोग में आता है। .AEP इसका एक्सटेंशन होता है। एडोब एक्रोबेट है आपका, जो ज़्यादातर हम लोग यूज करते ही हैं, PDF एडिटिंग के लिए उपयोग में आता है। .pdf होता है आपका। और एडोब फिल्म मेकर जो अभी हमारे क्वेश्चन में आया था, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए उपयोग में आता है और .fm इसका एक्सटेंशन होता है। तो इतने सारे एक्सटेंशंस और आपके ये सॉफ्टवेयर्स हैं एडोब के, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट। IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो IP एड्रेस से संबंधित क्वेश्चन है आपका ये। IP एड्रेस 6, IPv6 का क्या लंबाई होती है? 128, 256, 64, 32 बिट। तो 128 बिट होती है IPv6 की और 32 बिट होती है आपकी किसकी? जो IPv4 होता है आपका, IPv4। और IPv6 की कितनी आती है आपकी? 128 बिट से आती है। तो सही इसका आंसर होने वाला है 128 बिट्स।
यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है जो अभी मैंने बताई थी आपको। IPv4 के लिए 32 बिट है और IPv6 के लिए 128 बिट है। दोनों में और भी कुछ डिफरेंस है आपका, जैसे ये 4 ऑक्टेट का होता है, 8 बिट का। एक ऑक्टेट आपका 8 बिट का होता है, 4 ऑक्टेट का होता है आपका, 4 खंड होते हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है 4 खंड होते हैं। ये 8 ग्रुप का होता है, यानी कि 8 ऑक्टेट होते हैं और हर भाग 16 बिट का होता है। इस तरीके से 16 गुणा 8 तो आपका हो जाएगा ये 128। और ये आपका 4 गुणा 8 यानी कि 32 बिट का होता है। ये आपका ये 128 बिट का होता है। 0 से लेकर के 255 तक की संख्याओं को बताता है। इसका जो फॉर्मेट होता है आपका डेसिमल फॉर्मेट में काम करता है, जबकि ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में काम करता है। किस में काम करता है? हेक्साडेसिमल में। इसमें डॉट सेपरेशन का यूज होता है और इसमें कॉलन सेपरेशन का उपयोग होता है। ठीक है, तो मोस्टली तो 124 बिट का उपयोग होता है, 126 का आपका IPv4 का यूज होता है। आने वाले सिस्टम में नए जितने भी आपका एड्रेस है वो सब IPv6 पर काम करते हैं। 128 बिट का ये रहता है IP एड्रेस। अब IP एड्रेस होता क्या है? तो ये तो नेटवर्क में आपको बताया जाता है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जब कोई फाइल ट्रांसफर्ड होती है तो वहां पर रिमोट लॉगिन के लिए आपका IP एड्रेस की आवश्यकता होती है, रिमोट ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं DHCP स्टैंड फॉर। DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक हाइपर कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक हाइपर कंट्रोल प्रोटोकॉल और डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका पहला वाला आपका जो है आंसर होने वाला है। DHCP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। यह किसी भी डिवाइस को ऑटोमेटिक IP एड्रेस और अन्य नेटवर्क जानकारी प्रदान करता है, यानी कि ऑटोमेटिक IP एड्रेस प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? DHCP का होता है। ऑटोमेटिक IP एड्रेस डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्स जिसे पहले ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था, पर यूजर नेम को और क्या कहा जाता है? मतलब और किस नाम से जाना जाता है? एक्स का जो यूजर नेम होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? आपका हैंडल के नाम से, टारगेट के नाम से, तो टारगेट के नाम से नहीं होता, समरी के नाम से नहीं होता, गाइड के नाम से नहीं होता, हैंडल के नाम से होता है। आपने एक्स हैंडल सुना होगा या किसी बड़े जो व्यक्ति है उसका हैंडल है, तो इस तरीके से हैंडल का मतलब होता है उसका यूजर अकाउंट। तो यहाँ पर आंसर बनेगा हैंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको MS एक्सेल 2019 में टेबल का साइज बदलने में मदद करता है? यानी कि MS एक्सेल 2019 में टेबल साइज को किसके द्वारा बदला जा सकता है? टेबल डिजाइन में जाकर के रीसाइज टेबल पर क्लिक करना है, इंसर्ट में जाकर के रीसाइज करना है, फाइल में जाकर के रीसाइज करना है और व्यू में जाकर के रीसाइज करना है। तो देखो भाई, इन चारों ऑप्शन में से पहला वाला ऑप्शन सही है आपका। टेबल डिजाइन के अंदर जाकर के रीसाइज बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, टेबल डिजाइन में रीसाइज पर क्लिक करके आप एक्सेल में टेबल के साइज को क्या कर सकते हो? रीसाइज कर सकते हैं। एक्सेल से क्वेश्चन आपका बना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ब्लू डिस्क को कई बार मिटाया और रिकॉर्ड किया जा सकता है? यानी कि ऐसी BD, ब्लू डिस्क का मतलब क्या होता है आपका? BD, ऐसी BD जो मल्टीपल टाइम रीराइट किया जा सके, मिटाया जा सके। तो इसका फुल फॉर्म होगा या ये यहाँ पे कौन सा उपयोग में आएगा? BDRE, रीयूजेबल BD। ठीक है, BDRE का उपयोग होता है। रीयूजेबल BD होती है। रीयूजेबल का मतलब क्या होता है? जिसको मल्टीपल टाइम उपयोग में लेकर के आया जा सके। देखो, ये ऑप्टिकल डिस्क के 3 टाइप होते हैं, CD, DVD और तीसरे नंबर पर आती है BD। CD सबसे कम डेटा स्टोर करती है, उससे ज्यादा DVD करती है और सबसे ज्यादा डेटा स्टोर होता है BD के अंदर। तो ये 3 तरह की ऑप्टिकल डिस्क होती हैं आपकी। तो BDRE का उपयोग होता है। अगले नंबर पर नेक्स्ट आता है, इंटरनेट इनमें से किस तकनीक का इस्तेमाल करता है? यानी कि इंटरनेट के अंदर किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? पैकेट स्विचिंग का,
सर्किट स्विचिंग का, हाइब्रिड स्विचिंग का, लाइन स्विचिंग का। तो देखो लाइन स्विचिंग जैसा तो कुछ होता नहीं है। पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग होता है आपका, सर्किट होता है, साइकिल नहीं होता, सर्किट स्विचिंग होता है, तो ये भी नहीं है आपका। तो यहाँ पर इंटरनेट के अंदर पैकेट स्विचिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। पैकेट स्विचिंग टेक्निक उपयोग में आती है आपकी इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन के लिए। और सर्किट स्विचिंग जो होती है वो आपकी टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए उपयोग में आती है। जो टेलीफोन कम्युनिकेशन होता है, टेलीफोन के माध्यम से हम जो बात करते हैं, कॉल लगाते हैं, वो सब सर्किट स्विचिंग पर काम करता है। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग होता है। आप नोट कर लेना, जो मैं पॉइंट बताता जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम्स है अभी आपके आने वाले उन सब में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, पैकेट स्विचिंग, ये पैकेट स्विचिंग का एक डायग्राम है। यहाँ पर होता क्या है, पैकेट स्विचिंग कैसे काम करता है आपका, तो यहाँ पर पूरे मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके उन पैकेट्स को अलग अलग रूट से ट्रांसमिट किया जाता है आपका। सेम रूट से भी हो सकता है और डिफरेंट रूट से भी हो सकता है आपका। तो मोस्टली तो डिफरेंट रूट से ट्रांसमिशन होता है आपका। कुछ पाथ ए से, कुछ पाथ बी से, कुछ पाथ सी से, इस तरीके से मल्टीपल रूट से अलग अलग पैकेट को ट्रांसमिट किया जाता है आपका। तो ये पैकेट स्विचिंग टेक्निक कहलाती है, डेटा ट्रांसमिशन की एक टेक्निक है। कंप्यूटर के शुरुआत के दिनों में KIPS, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड का इस्तेमाल किसी चीज की एग्जीक्यूशन स्पीड मापने के लिए किया जाता था। किसका मतलब किस चीज के एग्जीक्यूशन स्पीड को मापने के लिए KIPS का उपयोग होता था? प्रोसेसर, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर और टैप ड्राइव। तो देखो यहाँ पर आंसर बनेगा प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर की ही एग्जीक्यूशन स्पीड होती है। डिस्क में तो एग्जीक्यूशन होता नहीं है। डिस्क में तो डिस्क की जो स्पीड मापी जाती है वो रोटेशन स्पीड मापी जाती है, RPM। डिस्क में क्या होता है आपका, RPM होता है, रोटेशन पर मिनट। और प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन स्पीड होती है। तो यहाँ पे आंसर बनने वाला है आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन स्पीड को मापने के लिए KIPS का उपयोग होता था। आज के टाइम में, ये तो पुराने टाइम की बात हो गई, आज के टाइम के जो प्रोसेसर होते हैं उनमें किसका उपयोग होता है, तो गीगाबिट्स पर सेकंड। आपने सुना होगा ना कितने गीगाबिट का प्रोसेसर है आपका, तो GIPS का होता है आपका GB बिट पर सेकंड। GBPS का आपका गीगाबिट पर सेकंड का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था? तो देखो कल जो मैंने एक वीडियो आपको अपलोड किया था जिसमें मैंने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे, उसमें क्वेश्चन आपका आया था कंप्यूटर हिस्ट्री में से, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। वहाँ पर आपका यूनिवैक कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था। यहाँ पर भी एक हिस्ट्री में से क्वेश्चन आया है, ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा गया है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किस जनरेशन में किया जाता है, तो सेकंड जनरेशन में किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग होता है, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता है आपका। ठीक है, थर्ड जनरेशन में IC का उपयोग होता है। फोर्थ जनरेशन में VLSIC का उपयोग होता है आपका। ठीक है, इसका एक डायग्राम भी है मेरे पास में जो मैं बता देता हूं आपको। ये है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, सब दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, 1940 से लेकर के 1956 तक जो मेन कंपोनेंट था डेट वाज वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट कंप्यूटर था ENIAC। ठीक है, सेकेंड जनरेशन मेन कंपोनेंट ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन मेन कंपोनेंट IC, फोर्थ जनरेशन मेन कंपोनेंट प्रोसेसर, और फिफ्थ कंपोनेंट आपका जो जनरेशन है उसमें AI बेस्ड चिप का उपयोग किया जाता है। तो ये कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन, उनका टाइम पीरियड, उनके मेजर कंपोनेंट, एग्जाम्पल और उनके मेन फीचर्स का यहाँ पर आपको पूरा डिटेल एक टेबल के फॉर्मेट में दिया गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, इंटरनेट सर्विस जो ऑडियो और वीडियो बातचीत देती है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जहां पर हम ऑडियो और वीडियो में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, ईमेल या मैसेज। तो देखो यहाँ पे आंसर बनने वाला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का उपयोग करके इंटरनेट पर हम आपस में एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑडियो भी ट्रांसमिट होगा और वीडियो भी ट्रांसमिट होगा। तो आंसर बनेगा वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। यहाँ पर इंटरनेट की अलग अलग सर्विसेज आपको बताई गई हैं, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। जैसे ईमेल होती है इंटरनेट की एक सर्विस, संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए। www है, वेबसाइट देखना और जानकारी को खोजने के लिए। FTP है, फाइल्स को अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, जो ऑनलाइन मीटिंग होती है और आपका वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए इसका उपयोग होता है। ई कॉमर्स है, ऑनलाइन सामान को खरीदना बेचना है तो ई कॉमर्स का उपयोग किया जाता है आपका। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो होती हैं, ये लोगों से जुड़ने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग है, बैंकिंग के काम को ऑनलाइन माध्यम से करना है तो ऑनलाइन बैंकिंग। और ई लर्निंग, जो जैसा भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपका ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो है अलग अलग तरह की पूरी सर्विसेज हैं जो इंटरनेट पर यूज में लाई जाती हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, कभी ना कहीं से क्वेश्चन आता ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है और एक बार लिखने के बाद ये परमानेंट हो जाता है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तो इनमें से किसमें डेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है? तो PROM, EEPROM, SASRAM और EPROM। तो देखो, रोम होता है, रोम के दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका PROM और EPROM। फिर EPROM के भी फिर दो टाइप हो जाते हैं। कौन सा? EEPROM और UBEPROM। तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें डेटा मिटाया जा सकता है और इसमें मिटाया नहीं जा सकता। तो इसका आंसर बनेगा PROM। क्या आंसर बनेगा आपका? PROM आंसर बनेगा, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डेटा केवल एक बार लिखा जाता है एट द टाइम ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग, और वहीं पर उसमें डेटा लिख दिया जाता है, फिर बाद में उसको अपडेट या मिटाला नहीं जा सकता है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऑप्शन उस डेटा की मात्रा को बताता है जिसे सीपीयू के इंटरनल डेटा रजिस्टर एक बार में होल्ड और प्रोसेस कर सकता है? यानी कि रजिस्टर में जितना डेटा एक बार में होल्ड किया जा सकता है और प्रोसेस किया जा सकता है, उस यूनिट को क्या कहते हैं? तो उस यूनिट को यहाँ पर वर्ड साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? वर्ड साइज। यहाँ पर जो सीपीयू एक बार रजिस्टर में जितना डेटा लिखा जाता है आपका, उसको एक वर्ड बोला जाता है और उसके साइज को वर्ड साइज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का। MS वर्ड 2019 में कर्सर को एक पैराग्राफ के ऊपर ले जाने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाना है तो कंट्रोल प्लस अप एरो, डाउन एरो तो होगा नहीं आपका, राइट एरो भी नहीं होगा और लेफ्ट एरो भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका? कंट्रोल के साथ में अप एरो आपको दबाना है। मुझे लगता है समझ में आया होगा। अच्छा, वर्ड की मैंने पूरी ट्यूटोरियल सीरीज डाली हुई है, कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर दी हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वर्ड की प्लेलिस्ट का पूरा आपको एक जो है उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। बाकी यहाँ पर ऊपर आई बटन पर भी दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हो, तो वहां पर जाकर के आप जो है चेक कर लेना और वर्ड को पूरा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन एक रो या कॉलम में एक वैल्यू ढूंढता है और उसे दूसरी या रो अथवा कॉलम में उसी जगह पर मौजूद वैल्यू से मैच करता है? मतलब आपको एक संख्या दी गई है, जैसे मान लो आपको ID दी गई है, आप ID के माध्यम से नेम निकालना चाहते हो। मतलब ID आपको दिया गया है, मान लो ID दी गई है 101। अब इस ID का उपयोग करके आप नेम को सर्च करना चाहते हो कि ये नेम क्या है इसका, तो इसके लिए किस कॉलम का या किस फंक्शंस का उपयोग किया जाता है? तो इस तरह की जो सर्चिंग होती है, जहाँ पे हमें एक चीज दी गई होती है और दूसरी ढूंढनी होती है, उसमें लुकअप का यूज होता है। किसका यूज होता है? आपका लुकअप। ठीक है, यहाँ पर लुकअप है। लुकअप के तीन तरह के फंक्शन रहते हैं आपके। एक तो लुकअप होता है आपका,
एक भी लुकअप होता है, एक एच लुकअप होता है। ठीक है, ये तीन तरह के फंक्शन इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, अब अलग अलग काम होता है, वो फिर डिटेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं एक्सेल के लिए भी एक आपका मैराथन सीरीज बनाने का मेरा प्लान है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, सब्सक्राइब करो, खुद भी करो, आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस चैनल के बारे में और प्रैक्टिस सेट सीरीज के बारे में बताओ। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो मैं इसकी एक मैराथन बना दूंगा आपका एक्सेल की, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो, तो मैं फिर आपको वहां पर मैराथन बना करके आगामी संडे को मैं एक कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। एमएस एक्सेल 2019 में दी गई तालिका पर विचार करें और निर्धारित करें कि 23,000 से कम सभी कमीशन का औसत ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा। 4 में से आयोग इस शर्त को पूरा करते हैं, उनकी कुल संख्या 42,000 है आपका। ठीक है, तो अब ये बताया गया है कि यहां पर ये जो टेबल दी गई है उसमें कमीशन 23,000 से कम कितने का है वो आपको बताना है। तो कैसे निकालोगे, उसका आपको एवरेज निकालना है। तो रेंज तो आपकी पूरी है यहाँ पर B2 से B3, यानी कि ये कमीशन की कंप्लीट रेंज आ जाएगी और इससे लेस देन, तो फिर इसका आंसर बनेगा ये वाला आपका पहला वाला। फर्स्ट इसका आंसर है। एवरेज इफ लगाना है B2 कॉलन B5, ये रेंज हो गई, और इस रेंज में किसका एवरेज निकालना है, जो बिलो 23,000 है उनका एवरेज अपने को निकालना है। एवरेज के साथ में इफ का यूज करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। एमएस एक्सेल 2019 में देखो, एक्सेल के बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी मैराथन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को लाइक करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों से शेयर करो। एमएस एक्सेल 2019 में सबसे पॉपुलर फंक्शंस में से एक जो आपको किसी वैल्यू और उसकी उम्मीद के बीच लॉजिकल तुलना करने देता है। यानी कि आपने एक संख्या दी है और आपको जो आउटपुट आना चाहिए उसके बीच में आपको कंपैरिजन करना है, तो किसका उपयोग किया जाएगा, आपका किस फंक्शंस को उपयोग में लाया जाएगा। तो इसके लिए आपका इफ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। लॉजिकल कंपैरिजन के लिए किसका उपयोग होता है, इफ का उपयोग होता है। अच्छा, मैच फंक्शन जो होता है ये रो अथवा कॉलम के नंबर को बताने का काम करता है। मैच फंक्शन रो कॉलम नंबर को निकालता है। कंपेयर तो होता नहीं है आपका, लुक भी नहीं होता, लुक अप जरूर होता है। अभी मैंने बताया था लुक अप फंक्शन होता है आपका, लुक जैसा कोई फंक्शन नहीं होता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। अगेन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल 2019 में का मतलब फॉर्मूला वाई के ठीक बाईं ओर मौजूद इनपुट बॉक्स से है। यह आमतौर पर वर्कशीट में एक्टिव सेल के एड्रेस को दिखाता है। तो देखो, जो एक्सेल का फॉर्मूला बार होता है, जैसे हम यहाँ पर एक विंडो ड्रॉ कर लें आपका, और सपोज एक्सेल का फॉर्मूला बार ये है, तो यहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर एक्टिव सेल का नाम दिखाई देता है, जैसे A5 A6, इसको नेम बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स कहते हैं, आंसर बनेगा इसका नेम बॉक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट। एमएस एक्सेल 2019 में सेल्स ग्रुप को क्या कहा जाता है, सेल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो ये आपका फिर से एक्सेल से क्वेश्चन है और इसका आंसर बनने वाला है रेंज। क्या कहा जाता है, सेल्स के ग्रुप को रेंज कहा जाता है आपका, है ना। जैसे हमने कहा A1 कॉलन A5, तो ये एक रेंज हो गई। एक क्वेश्चन और आया था इसका कि रेंज का आकार क्या होता है। तो रेंज का आकार आपका रेक्टेंगुलर होता है, यानी कि आयताकार होता है आपका, ये ध्यान में रखना है आपको रेंज। तो सेट ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। अगेन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल 2019 में मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। एक्सेल में अगर आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो कहां से कर सकते हैं, डेवलपर के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो, इंसर्ट के अंदर मैक्रो, होम के अंदर मैक्रो, और इंसर्ट ऑप्शन डेवलपर नहीं होता भाई, देखो कुछ भी, ये वाला सही है आपका आंसर।
डेवलपर के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। इंसर्ट के अंदर मैक्रो कमांड होती ही नहीं है, होम के अंदर भी नहीं होती है, तो ये नहीं होंगे आपके। अगले क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर। एमएस एक्सेल में चुने हुए कॉलम को बढ़ते क्रम में सॉर्ट करता है, कौन करता है बढ़ते क्रम में? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दो ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में कौन करेगा? ए टू जेड करेगा, निश्चित सी बात है आपका। सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, ये घटते क्रम में करेगा। अच्छा, इसकी एक की भी होती है आपकी सॉर्ट की, ये है आपका, और एक ये है, दो तरह से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होम टैब के अंदर आपको कमांड मिल जाती है और डेटा टैब के अंदर कमांड मिलती है सॉर्ट करने से संबंधित आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर का। जब आप एम एस एक्सेल 2019 में हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करते हैं तो सबसे बाएं कॉलम को दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा आपका? फ्रीज फर्स्ट कॉलम, फ्रीज फर्स्ट रो, लॉग फर्स्ट रो और लॉग फर्स्ट कॉलम। तो सबसे बाईं ओर क्या दिखाई देगा आपका? तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई देगा सबसे बाईं ओर, ठीक है, लेफ्ट साइड में। आपका जो कॉलम आपने फ्रीज कर रखा है वो दिखाई देगा। कॉलम फ्रीज करने की कमांड मिलती कहां पे है आपको? तो कॉलम फ्रीज करने की कमांड मिलती है आपको व्यू टैब के अंदर मिलती है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का। राउटर का कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस पेज सीधे आपके ब्राउजर पर लेकर के आता है, किसको लेकर के आता है? राउटर डिटेल को, मोबाइल को, ऑनलाइन हेल्प मेन्यू को और मेल असिस्टेंट को। तो देखो, राउटर का जो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस है वो राउटर डिटेल आपके सामने लेकर के आता है। तो पहला वाला इसका आंसर बनेगा, फर्स्ट आंसर है इसका। ये राउटर क्या होता है उसको यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है आपका। राउटर होता क्या है? तो नेटवर्क कम्युनिकेशन में जब दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है तो वहां पर मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क आईडी के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए राउटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। राउटर है क्या? वन लाइन में अगर पढ़ा जाए तो राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्किंग डिवाइस, बट मैं कहूंगा कि राउटर इज अ इंटर नेटवर्किंग डिवाइस बिकॉज इट इज यूज टू इंटरकनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क आईडी। दो अलग अलग नेटवर्क आईडी को कनेक्ट करने के लिए राउटर का उपयोग किया जाता है। यह मोस्टली इसका उपयोग आप जो है एक आपके लोकल नेटवर्क को, लैन को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये राउटर होता है। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। देखो, ये इंटरनेट है और ये आपका लोकल नेटवर्क है, ये बीच में क्या डिवाइस लगी हुई है? राउटर लगा हुआ है, ठीक है। और भी कुछ इसके क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे राउटर ओएसआई मॉडल की किस लेयर पे काम करता है? तो राउटर ओएसआई मॉडल की नीचे से थर्ड लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। किस पे काम करता है आपका? नेटवर्क लेयर पे काम करता है राउटर। आईपी एड्रेस को डिटेक्ट करने का काम यहाँ पर किया जाता है राउटर के माध्यम से, ठीक है। तो मुझे लगता है राउटर समझ में आया होगा आपको। 23 नंबर का क्वेश्चन। एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग अपने आप हाइपरलिंक के रूप में दिखाई देती है। इस लिंक को हटाने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? यानी कि आपका जैसे आप ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे तो उसमें नीचे लिंक आ जाती है, तो वो लिंक कैसे हटाई जाएगी? तो आपको किस कमांड का चुनाव करना है? रिमूव हाइपरलिंक, एडिट हाइपरलिंक, कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्स्ट और रिमूव अंडरलाइन। तो देखो, यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक कमांड का उपयोग किया जाएगा। रिमूव हाइपरलिंक की सहायता से आप हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। अच्छा, हाइपरलिंक डाला कहाँ से जाता है? तो इंसर्ट टैब में कमांड होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K, ये इसकी शॉर्टकट की होती है हाइपरलिंक को डालने के लिए। हाइपरलिंक है क्या? दो डिफरेंट फाइल को एक टेक्स्ट के माध्यम से लिंक कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक प्रोसेस कहा जाता है। अगले नंबर पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निबल क्या होता है आपका? निबल किसको कहा जाता है? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट का एक ग्रुप होता है, 4 बाइट का एक ग्रुप होता है, 4 वर्ड का ग्रुप होता है, 1 बिट होता है। तो देखो, ये पहला वाला आंसर इसका सही है। 4 बिट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? निबल
कहा जाता है आपका। ठीक है, देखो 1 बिट, फिर 4 बिट, फिर 8 बिट। 8 बिट को बाइट कहा जाता है और 4 बिट को निबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? निबिल। और ये तो बिट होती है आपकी, इसको तो बिट ही कहा जाता है, जो मे बी आइदर 0 और 1, क्या हो सकती है? 0 और 1 हो सकती है। तो ये समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इनमें से कौन से बिट्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को दिखाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं? यानी कि किसका उपयोग हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है? 0 से लेकर के 9 तक और A से लेकर के F तक, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से 6 तक और 0 से 8 तक। तो नहीं होता भाई, देखो यहाँ पर पहला वाला होगा आपका। हेक्साडेसिमल में टोटल कितनी संख्याएं होती हैं आपकी? तो हेक्साडेसिमल 16 संख्याएं होती हैं आपकी, 0 से लेकर के 15 तक, जहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसके बाद फिर 10 के लिए A, फिर 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए E और 14 के लिए नहीं 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F का उपयोग होता है यहाँ पर। तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इन्हीं नंबर का उपयोग किया जाता है। मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं हम। MS एक्सेल 2019 में किसी सेल में टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स में से कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए? टेक्स्ट की दिशा बदलनी तो आप किसका उपयोग करोगे? फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, फॉर्मेट सेल बॉर्डर, फॉर्मेट सेल फॉन्ट और फॉर्मेट सेल सेल। तो दिशा बदलनी है तो अलाइनमेंट का ही उपयोग होगा, निश्चित सी बात है आपका। अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट, 3 अलाइनमेंट चलते हैं आपके सेल के, तो लेफ्ट में ले जाना है, सेंटर में लाना है या राइट में ले जाना है। तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। अगली कमांड हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल 2019 में जब आप अमावस्या टाइप करते हैं और फिल हैंडल को ड्रैग करते हैं तो अपने आप एक्सेल पाद्यमी विद्या तेलुगु दिनों के नाम दिखाने लगता है। तो इस इफेक्ट के लिए आपको क्या सेट करना होगा? कस्टम लिस्ट, सॉर्ट, फिल्टर, कंडीशनल, फॉर्मेटिंग। तो ये कस्टम लिस्ट होता है आपका, लिस्ट होती है एक्सेल के अंदर। जैसे आपने संडे लिखा, चलो ये तो आपको नहीं आया होगा समझ में, तेलुगु भाषा में है आपका। जैसे हम संडे लिखें और संडे लिख करके हम इसको नीचे, फिल हैंडल क्या होता है? पॉइंट होता है एक साइड में आपका, इसको पकड़ के नीचे आप ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अपने आप लिख के आ जाएगा ये आपका। तो ये कस्टम, ये तो प्रीसेट लिस्ट है और आप खुद से भी अपनी लिस्ट बना सकते हो जिसको कस्टम लिस्ट कहा जाता है आपका। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर इनमें से किस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर होते हैं आपका? कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है या ड्राइवर सॉफ्टवेयर है? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कितने होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर? अगर अपन बात की जाए यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने हैं आपके, तो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले असेंबलर, फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका कंपाइलर और तीसरे नंबर पे आता है इंटरप्रेटर। 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं और ये तीनों हमारे द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को, अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिससे कंप्यूटर उनको समझ सके और समझने के बाद एग्जीक्यूट कर सके। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर के टाइप, एक आप बढ़िया सा फोटो खींच लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं आपके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है और कस्टम सॉफ्टवेयर जो हम अपने लिए अपने हिसाब से डिजाइन करवाते हैं वो सॉफ्टवेयर हैं आपके। ठीक है,
तो ये सॉफ्टवेयर के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, MS एक्सेल स्प्रेडशीट में वाला सेल कहीं और कॉपी करने पर भी नहीं बदलता है, यानी कि आप सेल को कैसा फॉर्मेट कर दें कि आप उसको कहीं भी उठा करके ले जाए तो वो अपने वैल्यू को, अपने एड्रेस को चेंज ना करे। तो इसमें आपका जो है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग वाला सेल, कौन सा? एब्सोल्यूट। एक्चुअल में सेल रेफरेंसिंग दो तरह की होती है। सबसे पहली होती है रिलेटिव और दूसरी होती है एब्सोल्यूट, और एक इन दोनों का मिक्सचर होती है जिसको मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। तो अगर रिलेटिव है, जैसे A5 है, अब मैं इसको कॉपी करके नीचे ले जाऊंगा तो अपने आप ये अपनी वैल्यू को बदल देगा, A6 कर देगा। जैसे मैं नीचे ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? A6, और नीचे ले जाऊंगा तो A7 हो जाएगा। ठीक है, रो बदलती चली जाएंगी, या इधर ड्रैग करेंगे तो फिर कॉलम बदलते चले जाएंगे। पर अगर मैं इसको एब्सोल्यूट कर दूं, एब्सोल्यूट कैसे किया जाएगा? इसके आगे डॉलर लग जाएगा, $A$5। अब अगर हम इस एड्रेस को कहीं भी ड्रैग करेंगे तो ये अपनी स्टेटस को चेंज नहीं करेगा, अपने एड्रेस को चेंज नहीं करेगा। इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग कहते हैं आपका। अच्छा, कल शायद एक क्वेश्चन भी था, वहां पे मैंने बताया था आपको कल के प्रैक्टिस सेट में कि बाय डिफॉल्ट रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होती है, और रिलेटिव से एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए आपको F4 शॉर्टकट की का उपयोग करना है। कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं अपन? F4 शॉर्टकट की दबाते हैं, टू टोगल बिटवीन रिलेटिव टू एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट टू रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट और लास्ट आज का। इज द डिफॉल्ट सेल रेफरेंसिंग इन MS एक्सेल। अब देखो क्वेश्चन आ गया आपका, MS एक्सेल की डिफॉल्ट सेल रेफरेंसिंग क्या है? तो रिलेटिव है, अभी मैंने बताया ही था आपका। MS एक्सेल में डिफॉल्ट सेल रेफरेंसिंग क्या होती है? रिलेटिव होती है। तो मुझे लगता है आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आपको आगे मैं मैराथन क्लास बनाऊं, उसके लिए आप कमेंट जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब निश्चित तौर पर आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने स्टेटस पर लगाओ, व्हाट्सएप पर शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जो है मुझे नई और अच्छा ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। थैंक यू भाई।